नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी में गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। हमने काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। कल मैंने हिंदी में गद्य साहित्य का विकास, इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर रखे थे कि हिंदी साहित्य में गद्य का विकास कैसे हुआ और कौन से प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैंने रखे थे। आज है हमारा हिंदी में नाटक का थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हिंदी में गद्य साहित्य में हम नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे, फिर उपन्यास, कहानी, जो भी निबंध, जो भी साहित्य आएगा, जो भी विधा आएगी हमारी, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। और बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे मंजू तिवारी जी हैं और जया गुप्ता जी हैं, जिन्होंने मैसेज भी किया था कि उनको क्लास अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। रॉय जी हैं जो हमेशा हमारी क्लास देखते हैं और बहुत मोटिवेट भी करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह जुड़े रहिए दोस्तों, आपको कम से कम एक क्लास रोज़ मिलेगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक मैं रखती हूँ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी प्रवक्ता, एनवीएस, केवीएस, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए मैं ला रही हूँ कि हम समझ सकें कि क्या प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्नोत्तर बनते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं दोस्तों कि नाटक का विकास कैसे हुआ, अर्थात नाटक कहाँ से आरंभ हुए। हिंदी में जो नाटक लिखे गए हैं, नाटक भी एक विधा है, आप जानते हैं, गद्य साहित्य में आता है यह। तो नाटक कहाँ से आरंभ हुए, कहाँ से लिखा जाता है, पूछा जाता है कि हिंदी में नाटक का आरंभ किस युग से हुआ है। तो इसका आरंभ दोस्तों भारतेंदु युग से हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कम से कम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही 70 नाटक लिखे हैं। 70 नाटकों की रचना केवल भारतेंदु जी ने ही की है। और आप जानते हैं कि केवल 35 ईयर ही इनकी जीवन समय इनका रहा है, भारतेंदु जी का। फिर भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं दोस्तों, और हम आगे को इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानते रहेंगे। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग से नाटकों का आरंभ हुआ है। और विभिन्न विद्वानों ने हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और प्रथम नाटककार कौन है, इससे बहुत मतभेद रहा है। और देखते हैं कि कौन कौन से नाटक प्रथम नाटक की श्रेणी में रखे गए हैं और कौन से विद्वान ने उन्हें प्रथम नाटक माना है। पहला नाटक है गई सुकुमार रास। क्या है दोस्तों? गई सुकुमार रास जो नाटक है, ये किसने लिखा है? देलहर ने लिखा है। ठीक है, देलहर कवि हैं, उन्होंने लिखा है और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है ये। और जो डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, इन्होंने इसी नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। देलहर कवि द्वारा लिखा गया गए सुकुमार रास को दशरथ ओझा जी ने, किसने दोस्तों? डॉक्टर दशरथ ओझा आलोचक हैं, विद्वान हैं। इन्होंने क्या किया है कि गए सुकुमार रास जो है उसी को प्रथम नाटक माना है, हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आगे देखते हैं, दूसरा नाटक है गोरक्ष विजय। क्या है दोस्तों? गोरक्ष विजय है और इसकी रचना किसने की है? विद्यापति जी ने की है। और यह मैथिली भाषा में लिखा गया है। विद्यापति हमने आदिकाल में भी पढ़े थे, आप जानते हैं विद्यापति मैथिल कोकी कहलाते हैं। पदावली इनकी मैथिली भाषा में रचित बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इन्हीं का एक नाटक है, इन्होंने एक नाटक लिखा है गोरक्ष विजय। ठीक है दोस्तों, तो यह भी हिंदी का प्रथम नाटक की श्रेणी में आता है, गोरक्ष विजय। इसकी रचना विद्यापति ने की और मैथिली भाषा में इसकी रचना की गई है दोस्तों। इसे प्रथम नाटक किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। गणपति चंद्र गुप्त महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं हिंदी साहित्य में। इन्होंने गोरक्ष विजय को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आनंद रघुनंदन। क्या है दोस्तों? अगला नाटक है आनंद रघुनंदन। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ये महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है और ब्रज भाषा में लिखा है दोस्तों। कौन सी भाषा में है ये ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में लिखा है ये। महाराज विश्वनाथ
सिंह ने लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने, किसने दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह जो आलोचक हैं, इन्होंने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। और बहुत बार पूछा जाता है कि शुक्ल द्वारा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और प्रथम नाटककार कौन कौन है। तो आनंद रघुनंदन प्रथम नाटक है और विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, इन्होंने यह नाटक लिखा है। फिर है नहुस, और नहुस भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और गोपाल चंद्र ने लिखा है। इसे प्रथम नाटक किसने माना दोस्तों? इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है दोस्तों। और नहुस जिन्होंने लिखा है गोपाल चंद्र जी ने, ये भारतेंदु जी के पिताजी हैं। गोपाल चंद्र जी के पुत्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु जी ने अपने पिता द्वारा लिखा गया नाटक को ही प्रथम नाटक माना है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और नहुस भी ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किसके द्वारा कौन सा नाटक प्रथम माना जाता है। और अगर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुस बहुत बार ऑप्शन में रहता है, तो नहुस हमारा आंसर सही रहता है, जो गोपाल चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं कि भारतेंदु जी ने के अनुसार हिंदी में आरंभिक नाटक कौन कौन से हैं। अर्थात प्रथम नाटक तो उन्होंने नहुस को ही माना है, और द्वितीय किसे माना है, तृतीय किसे माना है, चतुर्थ किसे माना है, यह भी देख लेते हैं थोड़ा। प्रथम तो नहुस को माना है, जो गद्य पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है और 1859 ईस्वी में लिखा गया है दोस्तों। कब लिखा गया है? 1859 में। ठीक है दोस्तों। और गोपाल चंद्र गिरधर दास भी इनका नाम है। गोपाल चंद्र गिरधर दास पूरा नाम है इनका। भारतेंदु जी के पिताजी रहे हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसे प्रथम नाटक माना है भारतेंदु जी ने। और दूसरा नाटक किसे माना है? शकुंतला को। और शकुंतला की रचना किसने की? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो शकुंतला नाटक है, इसे द्वितीय नाटक माना है भारतेंदु जी ने। 1862 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और राजा लक्ष्मण सिंह ने इसकी रचना की थी। और तीसरा नाटक माना है विद्या सुंदर को। 1868 ईस्वी में इसकी रचना हुई और भारतेंदु जी का ही यह नाटक है। भारतेंदु जी ने स्वयं इस नाटक को लिखा है, विद्या सुंदर। और इसे भारतेंदु जी ने तीसरे नंबर पर रखा है। अर्थात प्रथम नंबर पर उन्होंने नहुस नाटक को रखा है, दूसरे नंबर पर शकुंतला को रखा है और तीसरे नंबर पर विद्या सुंदर, जो उनकी स्वयं की रचना है, स्वयं का नाटक है, उसे उन्होंने तीसरे नंबर पर रखा है। और चौथे नंबर पर रखा है तप्ता संवरण को। ठीक है दोस्तों, तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में लिखा गया और श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। श्रीनिवास दास आप जानते हैं परीक्षा गुरु, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास अभी हम पढ़ेंगे। जब हमारा उपन्यास वाला टॉपिक आएगा तब हम जानेंगे इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनके ये 4 रचनाएं जो हैं, 4 नाटक जो हैं, इनको भारतेंदु जी ने इस प्रकार से क्रम से रखा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने रखे हैं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने प्रश्नोत्तर की सीरीज अभी चलाई है। अब जब हमारी प्रश्नोत्तर की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी साहित्य पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा, तो मैं फिर तथ्य से संबंधित टॉपिक लाऊंगी दोस्तों। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है विस्तृत अध्ययन करना। केवल प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपने ज्ञान को विस्तार नहीं दे सकते हैं, विस्तृत पढ़ना भी जरूरी होता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि विस्तृत पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न वही रिपीट 100% वही रिपीट नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि 60 और 70% रिपीट होते हैं दोस्तों। केवल 20 या 30% ही ऐसे होते हैं जो नए प्रश्न होते हैं। उसके लिए हमें विस्तृत पढ़ना भी जरूरी है। और पहले हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सैरंध्री क्या है दोस्तों? सैरंध्री के रचनाकार कौन हैं? तो सैरंध्री जो है यह नाटक है। आप जानते हैं हम नाटक से संबंधित प्रश्न उत्तर लाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सैरंध्री जो रचना है यह नाटक है। तो इसके रचनाकार कौन है पूछा गया है। ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो कौन है दोस्तों? सैरंध्री के रचनाकार हैं ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है सैरंध्री। और आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं।
और इनके द्वारा लिखा नाटक है सैरंध्री। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं जैसे रंगमभंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहणी व्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू। महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं। भारत भारती भी आपने देखा था, साकेत देखा था, और बहुत सी रचनाएं हमने देखी थी द्विवेदी युग में मैथिली स्वर्णगुप्त से संबंधित। सैरंध्री इनके द्वारा लिखा गया नाटक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा नाटक भारतेंदु युग का नहीं है? ठीक है दोस्तों, जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो हम सारे नाटकों को जानेंगे भारतेंदु युग के, लेकिन अभी देखते हैं भारतेंदु जी का नहीं है, यह पूछा गया है दोस्तों। भारतेंदु युग नहीं है, सॉरी, भारतेंदु जी का कौन सा नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, मैंने बताया कि कम से कम 70 नाटक इन्होंने लिखे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। देखते हैं, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। तो कौन सा नाटक इन्होंने नहीं लिखा है? आप जानते हैं कि भारत दुर्दशा इन्होंने लिखा है, नील देवी भी लिखा है, प्रेम जोगिनी भी लिखा है, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी इनके द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है दोस्तों। रणधीर प्रेम मोहिनी किसके द्वारा लिखा गया है? यह श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास दास जी, अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे कि तप्ता संवरण, इनकी जो रचना है भारतेंदु जी ने उसे चौथे नंबर पर रखा है, चौथे नंबर का नाटक उसे माना है, तो उनकी ही रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है दोस्तों, और भारतेंदु जी के जैसे इनका एक और देखा था हमने, किसके, लाला श्रीनिवास दास जी का देखा था कि तप्ता संवरण है, और संयोगिता स्वयंवर भी इन्हीं की रचना है दोस्तों। तो इनकी 3 नाटक हैं, किसके? श्रीनिवास दास के 3 नाटक हैं। पहला तो है तप्ता संवरण जो चौथे नंबर पर रखा है जिसे भारतेंदु जी ने, फिर है रणधीर प्रेम मोहिनी, और तीसरा है इनका संयोगिता स्वयंवर। और जो भारत दुर्दशा है इसकी रचना 1880 ईस्वी में हुई थी, नील देवी की 1881 ईस्वी में, और प्रेम जोगिनी की 1875 ईस्वी में, और ये तीनों नाटक भारतेंदु द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, कलि कौतुक क्या है दोस्तों? कलि कौतुक रूपक, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। तो कलि कौतुक रूपक जो है दोस्तों, कलि कौतुक रूपक जो है यह है प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना, अर्थात इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु जी की रचनाएं जैसे भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह। तो इनकी प्रेम प्रेम नाम से बहुत सी रचनाएं हैं। जैसे फिर पूछ दिया जाता है प्रेम पुष्पावली, तो प्रेम पुष्पावली इनकी नहीं है, प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की हैं। तो ऐसे घुमा दिया जाता है दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर हम पढ़ते रहते हैं और टच में रहते तो कन्फ्यूजन भी नहीं होता है दोस्तों, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, अग्निलीक क्या लिखा है दोस्तों? अग्निलीक काव्य नाटक रचना है। तो अग्निलीक क्या है? काव्य नाटक है। नाटक तो है लेकिन काव्य विधा में लिखा गया है, अर्थात कविता से संबंधित, जैसे कविताओं में कुछ बात कही जाती है, अलंकृत उत्पन्न करने के लिए छंद अलंकार उसका प्रयोग किया जाता है, तो यह नाटक ऐसे ही है। वैसे अमूमन नाटक तो गद्य में लिखे जाते हैं ना, इसलिए गद्य के विकास में हम पढ़ रहे नाटक, लेकिन कुछ नाटक काव्य रूप में भी लिखे गए हैं। तो जो ये अग्निलीक है यह काव्य नाटक है। तो किसका है यह? लक्ष्मी नारायण लाल का, सेठ गोविंद दास, भरत भूषण अग्रवाल या नरेश मेहता? किसने लिखा है दोस्तों? अग्निलीक जो काव्य नाटक है यह भारत भूषण अग्रवाल जी का नाटक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये क्या है इसमें अग्निलीक में? इसका जो विषय है राम के जीवन चरित्र पर आधारित है दोस्तों। किससे संबंधित है ये? राम के चरित्र से संबंधित है, राम के जीवन से संबंधित है अग्निलीक, यह भी हमें याद रखना है। और जबकि जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं इनकी कुछ नाटक हैं, जैसे अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। किसके? जो हमारे लक्ष्मी नारायण लाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। क्या? अंधा कुआं,
अंधा कुआं बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण लाल का है। मादा कैक्टस भी इनका ही है, तो इनको याद रखना है। सेठ गोविंद दास हैं जो, इनकी हैं। विकास है, सेवापत, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी। गरीबी और अमीरी पूछा जाता है तो किसकी है, सेठ गोविंद दास की। तो जो सेठ लोग होते हैं, गरीबी अमीरी, बस यही चीज़ें होती रहती हैं उनके साथ, है ना। गरीब लोग आते हैं और वो अमीर बने जाते हैं, तो इसलिए सेठ गोविंद दास उनका नाम। फिर है नरेश मेहता, और नरेश मेहता के नाटक हैं जैसे खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी महत्वपूर्ण है, ये याद रखने चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने जो आख्यान दिया था उससे संबंधित नाटक कौन है, यह पूछा गया है। उनके आख्यान से संबंधित नाटक टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरू के राजहंस। तो कौन सा है दोस्तों, उनके आख्यान पर आधारित नाटक है लहरू के राजहंस। और लहरू के राजहंस किसकी रचना है, यह भी पूछा जा सकता है, किसका नाटक है। यह है मोहन राकेश जी का। किसका है दोस्तों, मोहन राकेश जी का नाटक है। राइटिंग पर ना जाएं दोस्तों आप, बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है। मोहन राकेश जी की रचना है, उनका नाटक है लहरू के राजहंस। मोहन राकेश जी के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसके, मोहन राकेश जी के। तो लहरू के राजहंस जो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है हमारा, 8वां सर्ग। क्या पूछा है दोस्तों, 8वां सर्ग की विधा है, तो किस विधा में लिखा गया है 8वां सर्ग। ऑप्शन है आत्मकथा, नाटक, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं। तो किस विधा में लिखा गया है, तो हम नाटक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये नाटक विधा में लिखा गया है। 8वां सर्ग, 8वां सर्ग नाटक विधा में लिखा गया है। तो किसकी रचना है 8वां सर्ग, यह रचना है सुरेंद्र वर्मा जी का। किसका है दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है ये। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया नाटक है 8वां सर्ग। और 8वां सर्ग में क्या है दोस्तों, यह कालिदास के जीवन से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। 8वां सर्ग कालिदास के जीवन से नहीं है, बल्कि जो कालिदास कवि थे, इन्होंने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा है, उसका जो 8वां सर्ग है उसी का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है सुरेंद्र वर्मा जी ने। अर्थात उसका जो 8वां सर्ग है उसी पर आधारित इन्होंने रचना यह रची है। किसने, सुरेंद्र वर्मा जी ने। संस्कृत के कवि रहे हैं कालिदास जी, उन्होंने संस्कृत में क्या लिखा है, कुमार संभवम नाटक महाकाव्य लिखा है दोस्तों। तो उसी का एक सर्ग है 8वां सर्ग, और उसी को आधार बनाकर सुरेंद्र वर्मा जी ने हिंदी में नाटक लिखा है। और सुरेंद्र वर्मा जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं जैसे द्रौपदी है, सेतुबद्ध, नायक खलनायक विदूषक, बहुत बार पूछा जाता है नायक खलनायक विदूषक, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और छोटे सैयद बड़े सैयद, और शकुंतला की अंगूठी, इनकी महत्वपूर्ण नाटकों में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें बताना है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने, मोहन राकेश ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या सुरेंद्र वर्मा ने। किसने लिखे हैं दोस्तों सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक, यह लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इसीलिए दोस्तों जो नाटक लिखे गए हैं उनको भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग ऐसे बांटा गया है। अभी हम जब पढ़ेंगे विस्तृत तब जानेंगे, क्योंकि प्रसाद जी ने इतने महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाटक इन्होंने लिखे हैं कि उनके नाम पर ही एक युग प्रसिद्ध हो गया नाटक में कि प्रसाद युग से संबंधित नाटक ऐसा पूछा जाता है। तो कुछ नाटक हैं इनके ऐतिहासिक नाटक प्रसाद जी के, जैसे सज्जन है, कल्याणी परिणय है, करुणालय है, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, इनके नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी भी इनका नाटक है, ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक माना जाता है।
सॉरी दोस्तों। तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आषाढ़ का एक दिन। क्या है दोस्तों? आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है, ऐसा पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन यह नाटक किसका है या किसने लिखा है। इसको देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने, सुरेंद्र वर्मा ने, मोहन राकेश ने या लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है, मोहन राकेश जी ने। ठीक है दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। और इसमें दोस्तों, इसमें कालिदास के जीवन से संबंधित बातें कही गई हैं। और मोहन राकेश ने और कौन से नाटक लिखे हैं, जैसे लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है और आषाढ़ का एक दिन, इनके महत्वपूर्ण नाटकों में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न, ठीक है, पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है, अर्थात पुनर्विवाह की समस्या किस नाटक में उठाई गई है। तो देखते हैं ऑप्शन, स्कंदगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, अजातशत्रु में, चंद्रगुप्त में। तो क्या पूछा गया है दोस्तों, पुनर्विवाह की बात, नारी के पुनर्विवाह की बात या पुनर्विवाह की समस्या किस नाटक में उठाई गई है, ऐसा पूछा गया है। तो किस में उठाई गई है दोस्तों, यह उठाई गई है ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी में। ठीक है दोस्तों, किस में उठाई गई है, ध्रुव स्वामिनी में पुनर्विवाह पुनर्लग्न की समस्या की बात उठाई गई है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है दोस्तों, यह नाटक है, यह जयशंकर प्रसाद जी का है। और जितने भी नाटक दिए हैं 4 के 4, ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। स्कंदगुप्त में कुमारगुप्त की विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण किया है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भविष्य के संकट को प्रकट करने लगे हैं, यह उसमें बताया गया है। तो सभी नाटक किसके हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक प्रसाद जी ने लिखे हैं, यह अभी अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है, अर्थात भारतेंदु युग का जो नाटक का समय रहा है वो कौन सा समय सही है, यह देखना है। 1800 से 1850, 1850 से 1885, 1850 से 1900 या 1850 से 1905। तो भारतेंदु युगीन नाटकों का पूछा गया है दोस्तों, किसका पूछा गया है, भारतेंदु युगीन नाटकों का समय सही क्या रहा है। जो ऑप्शन बी है, यह भारतेंदु जी का समय है, भारतेंदु जी का समय है। उनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो भारतेंदु जी का समय है, लेकिन पूछा गया है भारतेंदु नाटकों का, ठीक है, भारतेंदु युगीन नाटकों का। तो 1850 से 1900 तक में जितने भी नाटक लिखे गए हैं ये भारतेंदु युग के नाटकों में शामिल हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि भारतेंदु युगीन नाटकों का सही क्रम क्या है, कालक्रम अर्थात समय क्रम क्या रहा है, 1850 से 1900, ये इनका समय रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारा, एक ऑप्शन नीचे होगा, जैसे को तैसा। क्या है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जैसे को तैसा रचनाकार कौन है, इस नाटक का रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, गोपाल राम गहमनी है, इनमें से कोई नहीं। कौन है दोस्तों, जैसे को तैसा गोपाल राम गहमनी है। कौन है, गोपाल राम गहमनी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यह एक अनुदित नाटक है दोस्तों, जैसे को तैसा क्या है, एक अनुदित नाटक है, अर्थात किसी की रचना का अनुवाद इन्होंने किया है गोपाल राम गहमनी जी ने। इनके अन्य नाटक हैं जैसे देश दशा, बहुत महत्वपूर्ण है, देश दशा किसकी रचना है, तो गोपाल राम गहमनी जी की रचना है। और जबकि भारतेंदु जी के प्रमुख नाटकों में आते हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र, ये इनकी रचनाओं में आते हैं, किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक मैंने आपको बताए थे, जैसे सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं, महत्वपूर्ण नाटक और ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक। कितनी अच्छी बात है, रचनाओं के नाम भी क्या है, बहुत इम्प्रेसिव लग रहे हैं। क्या है, पहला एक है स्वर्ग की झलक
और दूसरा है अंधी गली के लेखक। दूसरा है अंधी गली। ठीक है दोस्तों, पहला है स्वर्ग की झलक, दूसरा है अंधी गली। इसके लेखक कौन है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क या वृंदावन लाल वर्मा। कौन है दोस्तों? स्वर्ग की झलक अंधी गली के हैं उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक के लिए अस्क बहाते हैं अर्थात आंसू बहाते हैं, या अंधी गली में भी आंसू बहाते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि ये अस्क जी के नाटक हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी के। और इन्होंने कुछ एकांकी भी लिखे हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। एकांकी नाटक का ही एक भाग अंश जैसा होता है, एक ही अंक होता है उसमें। जैसे नाटक में बहुत से अंक होते हैं तो एकांकी में एक ही अंक होता है दोस्तों, अर्थात एक ही भाग, एक ही अध्याय ऐसा होता है उसमें, इसीलिए उसका नाम एकांकी है। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी ने कौन से एकांकी लिखे हैं? इन्होंने लिखा है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, परवाहे और पर्दा उठाओ। इन्होंने ये एकांकी लिखे हैं। किसने? उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 होगा। प्रसादोत्तर नाटक हैं। तो मैंने बोला था कि नाटकों को कितने भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, ऐसे करके बांटा होता है। तो देखते हैं कि प्रसादोत्तर नाटक पूछे गए हैं इसमें। तो तीसरा हाथी है, सेतुबद्ध है, बिन बाती के दीप या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं, क्योंकि ये भारतेंदु युग के भी नहीं हैं, प्रसाद युग के भी नहीं हैं, जबकि प्रसाद युग के बाद के नाटक हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तीसरा हाथी जो रचना है यह रमेश बख्शी जी ने लिखा था। और कब लिखा था? 1975 ईस्वी में। सेतुबद्ध जो रचना है, जो नाटक है, यह सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी में। और बिन बाती के दीप, यह रचना 1980 ईस्वी में लिखी गई है शंकर शेष जी द्वारा। और तीनों कवि प्रसादोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, प्रसाद जी के बाद के कवि हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, इसलिए प्रसादोत्तर युग बोला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। 14 प्रश्न नंबर 14 है, मोहन राकेश कृत नाटक पैर तले जमीन, यहाँ पे पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? तो मोहन राकेश जी का एक नाटक है पैर तले जमीन, और उनका यह नाटक अधूरा रह गया था, जिससे किसी ने पूरा किया। तो किसने पूरा किया? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, श्याम नंद ने, सुरेंद्र वर्मा ने। किसने पूरा किया दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कमलेश्वर जी ने पैर तले जमीन, मोहन राकेश का जो नाटक है उसे पूरा किया। मोहन राकेश के नाटक महत्वपूर्ण, जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, बहुत बार मैं इनको बोल चुकी हूँ, उम्मीद करते हैं आपको याद होंगे मोहन राकेश जी के नाटक। लहरों के राजहंस की नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य क्या सौंदरानंद के आधार पर लिखा है। सौंदरानंद थे अश्व घोष के महाकाव्य में है सौंदरानंद, उसी के आधार पर इन्होंने लिखा है लहरों के राजहंस को। और लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध के उपदेशों का आख्यान उसमें प्रस्तुत है। और सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक जैसे द्रौपदी है, सेतुबद्ध, आठवां सर्ग, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आठवां सर्ग इनका महत्वपूर्ण नाटक है, जो कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य का आठवां सर्ग इन्होंने लिया है इसमें। शकुंतला की अंगूठी भी सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है। और धर्मवीर भारती हैं हमारे कवि, उनका है अंधायुग, उनके द्वारा लिखा गया है अंधायुग नाटक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारतेंदु युगीन गद्यकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु युग में बहुत से काव्य लिखे गए हैं, भारतेंदु जी द्वारा भी बहुत से काव्य लिखे गए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ नाटक भी लिखे हैं, अर्थात गद्य रचनाएं भी उन्होंने की हैं। तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि गद्यकार नहीं है, गद्य की रचनाएं किसने नहीं लिखी हैं? लाला श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों लाला श्रीनिवास दास ने तो परीक्षा गुरु इतना बड़ा उपन्यास लिखा है, प्रथम उपन्यास माना जाता है हिंदी का। और अभी अभी हमने इनके 3 नाटक देखे है ना, तप्ता संवरण देखा, और रणधीर प्रेम मोहिनी देखी, शकुंतला स्वयंवर देखा।
तो इन्होंने तो गद्य लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र ने भी बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं। भौं, आँख, दांत, ऐसे ऐसे निबंध इन्होंने लिखे हैं। मन की लहर इनकी रचना है, तो इन्होंने भी लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है गद्य लिखे हैं इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। अभी अभी हमने इनका नाटक देखा था। बालकृष्ण भट्ट ने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं, तो बहुत अच्छे प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने निबंध लिखे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने निबंध लिखे हैं और बहुत सी गद्य रचनाएं भी इन्होंने की हैं। तो तीनों तो गद्यकार हैं, लेकिन जो जगदीश चंद्र माथुर हैं इन्होंने कोई भी गद्य नहीं लिखा है, तो ये भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है दोस्तों, बल्कि ये समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु युग के नहीं है ये, लेकिन समकालीन नाटककार में ये आते हैं। अर्थात इन्होंने गद्य लिखा है, शायद मेरे मुंह से निकला कि नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने गद्य लिखा है, लेकिन ये भारतेंदु युग के नहीं है, ऐसा प्रश्न होगा। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। किसके? जगदीश चंद्र गुप्त जी ने जितने भी नाटक लिखे हैं सभी क्या हैं? ऐतिहासिक कथानक हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास से संबंधित कथानक इन्होंने लिए हैं। जैसे इनके नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, सारदरिया इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आते हैं। बाकी जो श्रीनिवास दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ये भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार में आते हैं। तो ऐसा था प्रश्न कि भारतेंदु युग के गद्यकार में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जगदीश चंद्र माथुर समकालीन गद्यकार हैं दोस्तों, समकालीन नाटककार हैं। तो यहीं तक के प्रश्नोत्तर मैंने रखे हैं। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइए। अंत तक आप मेरी क्लास के साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं वीडियो बनाते रहूं। और कभी कभी समय अभाव के कारण छूट भी जाता है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, उस दिन मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन समय का अभाव रहता है, आप जानते हैं जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली होती है, स्कूल भी देखना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, और शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करते रहती हूँ। जिसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।